नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। बंगाल में यूं तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी बवाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला बोला गया, उसने ममता सरकार और केंद्र के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है। इन दोनों ही दलों में सियासी नूरा कुश्ती के बीच बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेज दी। राज्यपाल ने कहा है कि संवैधानिक मर्यादाओं को यहां पर ना लांघा जाए, नहीं तो फिर उनका रोल शुरू हो जाएगा। ऐसे में राजनीतिक पंडितों ने इस बयान के कई मायने निकालने भी शुरू कर दिए हैं, जिनमें से एक तो यह है कि क्या अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ करेंगे चर्चा। तो ऐसे में इन तमाम परिस्थितियों के बीच कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन चुनाव से पहले बंगाल में किसने बिगाड़ा माहौल, इसके अलावा बीजेपी पर दीदी क्यों हो गई आउट ऑफ कंट्रोल। यही नहीं, बंगाल में आखिरकार हिंसा का ये दौर कब रुकेगा, हिंसा का ये खेल कब थमेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बंगाल के रक्त चरित्र का आखिर क्या है सच, सबसे बड़ा सवाल। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र जी मौजूद हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कमर अली हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टीएमसी प्रवक्ता नीरज राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अमीर हैदर जैदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नीरज जी, आप टीएमसी पार्टी से हैं, वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है, आप लोगों की सरकार है। शुरुआत चर्चा की आप ही से, बंगाल की सड़कों पर ये क्या हो रहा है, जेपी नड्डा के काफिले पर जिस तरीके से हमला बोला गया, ये किस तरह की गुंडागर्दी है। देखिए, वहां पर जिस तरह से अभी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, जो चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं शुरू से ही अराजकता से भरी हुई पार्टी रही है। और भारतीय जनता पार्टी वहां पर जितनी भी बार गई है, कोई काम लेकर जाने की बात नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप जाइए, राजनीति करिए। देश के किसी भी हिस्सा में आपको राजनीति करने के लिए लोकतंत्र छोड़ चुका है, हमारे देश का संविधान गवाही देता है कि हम कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन बार बार आप जाते हैं, जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम वहां पे रहा, तो इनके द्वारा प्रायोजित जो चीजें हैं, इनके ही समर्थकों के द्वारा इनके ऊपर हमला किया जाता है और इनके राज्यपाल के द्वारा मीटिंग करके बोला जाता है कि यहाँ पर आग से न खेले ममता बनर्जी। यानी कि आप लोग कहना चाहते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने कुछ किया ही नहीं, ये सब कुछ बीजेपी का सियासी ड्रामा है। मैं बोल रहा हूँ कि जी बताइए, जो एक प्रदेश में इनका संत मुख्यमंत्री है, वो लठैत की भाषा बोलता है। उत्तर प्रदेश में जो भी घटना होती है, क्या वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कराते हैं? सीधा सा सवाल है। कौन चाहेगा कि अपने पे धब्बा लगे, अपने पे दाग लगे। वहां पर हमारे सरकार के खिलाफ इनका मुहिम चल रहा है कि ममता बनर्जी सीधे तौर पे, सुनिए, ममता बनर्जी सीधे तौर पे पूरे देश में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री है, जो कि तुलना की जाती है कि मोदी जी से टक्कर ममता जी ले रही हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री से टक्कर कैसे मुख्यमंत्री ले सकता है? क्या ये पहला हमला था? क्या ये पहला हमला था? क्या इससे पहले कभी बीजेपी पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी नेताओं पर हमला नहीं हुआ? क्या हर बार बीजेपी खुद पर हमला करवाते हुए इस तरह से सियासी ड्रामा खेलती है? बिल्कुल खेलती है, बिल्कुल खेलती है बीजेपी। आखिरकार ये बताइए हमको, मैं सीधे से सवाल आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब देने की बजाय। मैं अपनी छवि खराब करना क्यों चाहूंगा? कोई भी आदमी क्यों चाहेगा? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो चीजें घटना घटती है, उसमें बीजेपी जिम्मेदारी लेती है? ठीक है नीरज जी, क्योंकि यहाँ पर टीएमसी पर, ममता बनर्जी सरकार पर अब ये बौखलाहट के आरोप लग रहे हैं कि बौखलाई हुई है, बीजेपी भिवानीपुर को चुन रही है, बीजेपी डायमंड हार्बर जा रही है। तो ऐसे में ममता सरकार अब बौखलाहट में है, ममता बनर्जी अंदर से डरी हुई है, क्योंकि उनके गढ़ पर अब हमला बोला गया है। देखिए, और 2019 के लोकसभा चुनाव तो आपको याद होंगे ही, 3 सीटों से कैसे 18 सीटों पर बीजेपी ने जंप किया था। क्या कहीं ना कहीं ये डर आप लोगों के मन में नहीं होगा? देखिए, लोकतंत्र में डर किसी के मन में नहीं होता और एक पक्षीय बात मत बोला करिए। आप लोग सभी मीडिया वालों को अनुरोध है, मेरा निवेदन है, आदेश नहीं है। बीजेपी, जवाब दे दीजिए, आपका जो पक्ष है आप रखने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। जवाब दे रहा हूँ भाई। बीजेपी दो सीट से 18 सीट चली गई, अच्छी बात है। लेकिन दूसरा पहलू भी देखिए कि क्या टीएमसी 45.5% वोट परसेंटेज से 30% से नीचे आ गई है।
परसेंटेज से 30% से नीचे आ गई है। कांग्रेस और लेफ्ट वहां पे वॉक ओवर दे दी लोकसभा में, तो इनका परसेंटेज बढ़ गया। तो क्या विधानसभा में भी कांग्रेस और लेफ्ट इनको सब वॉक ओवर देने जा रही है क्या? नहीं। देखिए, बंगाल की धरती ऐसी धरती है कि वहां पर काम लेकर ही आप जा सकते हैं। मैं तो और खुश होऊंगा कि जो हमारी योजनाएं चल रही है वहां पे लहूलुहान होती हुई नजर आ रही है, इसीलिए तो बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास, इसका जवाब जरा बीजेपी प्रवक्ता से ले लेते हैं। हमारे साथ कमर अली जी मौजूद हैं। कमर जी, साफ देखिए, नहीं मैं वो भी दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ। 1 मिनट देख लीजिए, पहले 10 सेकंड में बोल दूं आपको। चलिए ठीक है, बोलिए, 10 सेकंड आपको, बोलिए जल्दी से। हाँ, देखिए, यह जो है 10 सेकंड में, यह हिंदुस्तान नहीं, अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है। यहाँ अमेरिका में पत्रकारों को छूट है क्योंकि आप ही लोग हर जगह पहुंच सकते हैं, लेकिन आप लोगों की भी मजबूरी है कि जो सेंट्रल में बैठा हुआ है हमारी कोई मजबूरी नहीं साहब, बोलेगा उसको दिखाया जाएगा। मजबूरी नहीं है हमारी मजबूरी और सिर्फ जनता आप जितना जाने मैं भी जान रहा हूँ, सिर्फ सच दिखाना होता है और जो परिस्थितियां। हाँ, तो जनता को आप सही जनता को आप सच दिखाइए, जनता को आप सच बताइए। मैं सवाल नहीं खड़ा किया, मैं आप ही का सपोर्ट किया। नीरज जी, क्या ये तस्वीरें झूठ बोलती है? पहले उतरेंगी क्या बातें जो आप बोल रहे हैं? मैं जो खूनी खेल खेला जा रहा है, जो बवाल मचा हुआ है, तस्वीरों की जो बात करी है, तस्वीरें बता दो, जो विजुअल चल रहा है वहाँ पे। अरे कमर अली को बोलिए ना, थोड़ा सा चुप रहे। जो आपका विजुअल जो चल रहा है, देखिए विजुअल में पीछे की गाड़ी में से पहले से ही मोबाइल कैमरा चल रहा है और जहाँ भीड़ आ रही है वहाँ पे टीएमसी के झंडा लेके इनके कार्यकर्ता खड़े हैं, वहाँ पे दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है भाई? क्योंकि इनकी रणनीति पहले से। ठीक है, आपने अपनी बात कर दी है, जरा जवाब दे लेते हैं। पाक साहब की बात नहीं, आपको फिर मौका आएगा। हमला करता है तो मैं कैमरा खोल कर बैठा रहूंगा। चलिए ठीक है नीरज जी, आपने अपनी बात कर दी है। चलिए ठीक है, कमर जी जरा जवाब दीजिए। ये लोगों ने तो नहीं किया है, आप लोग नहीं कार्यकर्ता थे जो टीआरडी का झंडा लेकर वहां पर जानबूझकर खुद ही वीडियो बना दिया, खुद ही वीडियो बना दिए, हमला करवा दिया और खुद ही हंगामा मचा रहे हैं। उनकी गाड़ियों से ये बहुत बड़ी घटना है प्रदेश की। और आपके प्रदेश की घटना अगर हमारी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां ना होती और उनसे सुरक्षा उनके साधनों की क्या घटना आगे बढ़ सकती थी, ये सब आप जानते हैं। एक बार किसी भी नेता ने निंदा की निंदा कर सकते थे, लेकिन नहीं करी। आप क्या जिस तरह से आप सुन के आते हैं, लोकतंत्र में हर एक पार्टियां होती है, अपने अपने विचार रखती है, अपने अपनी बात को रखती है और उसी पे एजेंडा तय करती है। ममता जी ने जिस तरह का एजेंडा तय किया था, आपको याद होगा, जो सरकार वहां हुआ करती थी, चाहे नैनो प्लांट हो, बहुत सी चीजें आपने देखने मिली जहाँ ममता जी खुद बहुत गुंडागर्दी करती थी। किस तरह से लोगों को भागने में टाटा को मजबूर किया था। एक ऐसी मानसिकता उस मुख्यमंत्री की रही है और क्या क्या जुल्म किया है, क्या जुल्म किया है, उस तरह से आप लोगों ने जो किया नहीं किया, जब आपने जवाब दिया सबने आपकी बात सुनी ना। नीरज जी जरा सुन तो लीजिए, आपने सवाल खड़े किए, आपने अपना पक्ष रखा, अब जरा बीजेपी की भी सुन तो लीजिए सर, तभी तो चर्चा आगे बढ़ पाएगी। मैंने गुंडा नहीं बोला ना, मैंने गुंडा नहीं बोला। आपको मौका है तो बोलिए नीरज जी को नहीं बोला ना। जब उनको अपनी बात पूरा करने दीजिए, पूरा कर लीजिए। अब अपने बारी में आप कहिएगा। संयमित भाषा बोलिए ना, संयमित हाँ, भाषा ठीक है। भारतीय जनता पार्टी संयमित भाषा का प्रयोग करिए। नहीं आने देंगे तो क्या मतलब इसका? यही गुंडागर्दी है इनकी, यही गुंडागर्दी है। देखिए इसी तरह की मानसिकता के कार्यकर्ता कैलाश विजयवर्गीय और अमित शाह से भी बड़ा कोई गुंडा है क्या? कैलाश विजयवर्गीय और अमित शाह से भी बड़ा गुंडा कोई है? अब आप क्या कर रहे हैं नीरज जी? जिस बात पर आपने अभी आपत्ति दर्ज कराई, अब आप उसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? अखिलेश जी आपके पास आना चाहूंगी। सियासी लड़ाई बंगाल की किस तरफ जाती हुई और कितने निचले स्तर पर नजर आएगी? देखिए, कभी पश्चिम बंगाल में जो लड़ाई थी वामपंथियों का गढ़ माना जाता था और ममता बनर्जी ने वहां लंबी लड़ाई लड़ी, मां माटी मानुष का नारा देकर के वहां पे सरकार बनी है और वहां पे लंबे समय तक उन्होंने शासन किया, राज किया है। जरूर ये जो वहां पे हिंसा कोई बड़ी नई बात नहीं है। जब 36 साल में ममता बनर्जी भी लगातार कई बार चुनाव लड़ती थी तो कई बार हिंसक घटनाएं होती थी, लेकिन ये थोड़ा इसलिए बड़ी बात है क्योंकि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहले से नियोजित कार्यक्रम था, उन्हें पता था इस रास्ते से जाना है। क्या आपकी इंटेलिजेंस इतनी फेल हो गई थी?
आपको पता नहीं हो पा रहा था कि वहां पे लोग आ जाएंगे। और अगर जो तृणमूल कांग्रेस के लोग कह भी रहे हैं शिल्पा जी, हाँ। अगर यह भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर के वहां पे नारा करेंगे, तो राज्य सरकार कर क्या रही थी वहां पे? तभी किसका फेलियर होगा ये फिर? नीरज जी जवाब दे। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ भाई साहब। आपकी गाड़ी में आपके लोग बैठे हुए हैं, आप वहीं पे हमला कर दें तो मेरा फेलियर है? अगर मेरा फेलियर है तो ये बताइए, वहाँ पर सड़कों पर तोड़फोड़ होती रही, वहाँ पर हंगामा मचता रहा, आपकी पुलिस कहाँ थी? आपकी पुलिस कहाँ थी? कहाँ सोई हुई थी? वहाँ पर इतनी देर तक ये तमाम चीजें होती रही। साथ में थी वही। फिर वही आप सुनिए तो, विजय वर्गीय जी के अभी बयान सुनिए ना। पुलिस पायलटिंग दे रही थी वहां पर। जब आप ही के कार्यकर्ता हैं, आप ही के बिहार में मोदी जी के कार्यक्रम में बम फूट जाता है तो कौन करता है? राहुल गांधी जी को 2017 में गुजरात में इनके ऊपर हमला किया गया तो बीजेपी को सचिव को बुलाए थे क्या ये लोग? तमिलनाडु में बम फूट गया, बिहार में बम फूट गया। बंगाल में बात कीजिए ना। अमीर हैदर जी, विषय नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक नए राजनीतिक संस्कृति का उद्भव हो रहा है? अमीर हैदर जी, नीरज जी जिस तरह की डिबेट कर रहे हैं, उस तरह की डिबेट इनके कल्चर को दर्शाता है कि किस तरह की इनकी मानसिकता है इनकी। चलिए नीरज जी, ठीक है। अमीर जी, क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में नए राजनीतिक कल्चर का, संस्कृति का उद्भव हो रहा है? नीरज जी, अन्य को भी मौका मिलने दीजिए। आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप किस तरह के आपका नेचर है नीरज जी। चलिए ठीक है। कमर अली साहब जरा बाकियों को भी मौका देने दीजिए। जब आपका नंबर आएगा तब आप अपना पक्ष रख सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए सर, चर्चा को आगे बढ़ाने दें। अमीर साहब, आपसे जो सवाल पूछा गया है, आवाज मिल पा रही है हमारी? मैं तो बढ़ाने दे रहा हूँ। नीरज जी बोले कि हम लोग को आपने बेवजह बैठा लिया चैनल। अमीर जी, मैं जानना चाह रहा हूं, जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है, क्या एक नए राजनीतिक संस्कृति का उद्भव हो रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए शिल्पा जी, और आपका नाम मुझे नहीं मालूम, मुझे पता चला कि एंकर जो है वो शिल्पा है, तो मैं शिल्पा जी को संबोधित करते हुए कह रहा हूँ, देखो शिल्पा जी, मैं पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ, आप मुझसे रूबरू हो रही है। जब मैं बोलूँ तो ये खिचड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरे ये कि राजनीतिक हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन आप गैंगवार को राजनीतिक हिंसा नहीं कह सकते हैं, ये गैंगवार हो रहा है। दूसरे आप इन दोनों की आप समानता देखिए, पहले ये पूरे लेफ्ट फ्रंट को कोसेंगे, उसे बताएंगे, उसके बाद फिर ये हिंसा खेलेंगे। अगर 6 महीने के बाद चुनाव है तो हम किस मुद्दों पे बात कर रहे हैं? आज हमें बात करनी चाहिए थी कि किसान त्राहिमाम कर रहा है, जो बीजेपी ने या केंद्र सरकार ने आज तक क्या काम किया, उनके पास वो कोई एजेंडा नहीं है। राज्य सरकार ने आज तक क्या काम किया, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन ये हिंसा खेल रहे हैं। आइए हम बात करते हैं ना, जो किसान न्याय व्यवस्था को मांगने के लिए किसान यहाँ ड्योढ़ी पे आ गया है, और किसान कह के इन्होंने पूरे राष्ट्रीय धरोहर को पट्टे पर देकर, लीज पर देकर, अब किसानों की जमीन लीज पर देने जा रहे हैं। आइए उस पर चुनाव कर लेते हैं, आइए बेरोजगारी पे कर लेते हैं, जो मजदूरों का पलायन महानगरों से हुआ उस पर चुनाव कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है सर आपने, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है आपने। विपिन शर्मा जी, क्या लगता है आपको, वाकई में इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? शिल्पा जी देखिए, ऐसा है जी शिल्पा जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना और है। मैं एक मीटिंग में आया हुआ हूँ, मैं आपसे एक ही दफे रूबरू हो सकता हूँ, क्योंकि यहाँ शिया कम्युनिटी की एक मीटिंग चल रही है, जिसके आज कार्यकाल पूरा हो गया है, जिसका चुनाव अभी 20 तारीख को होने वाला है, दिसंबर के अंदर होने वाला है। तो मेरा आपसे प्रार्थना है, मुझे एक दफे में फ्री कर दिया जाए ताकि मैं उस मीटिंग में शामिल हो जाऊँ, क्योंकि मैं वहाँ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे वहाँ से अभी आप अपने यहाँ से मुक्त कर दें, और अभी जो प्रतिक्रिया लेनी है वो ले लें। ठीक है अमीर जी, ऐसे में जिस तरीके की परिस्थितियां, जिस तरह का हंगामा ये सड़कों पर बंगाल की नजर आया है, आपको क्या लगता है आगे अब ये किस दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ, और हमारे लोकतंत्र के लिए ये कितना बड़ा खतरा? मैंने आपसे कहा ना कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई योगदान नहीं है, लेकिन माफ करना शिल्पा जी, आप गैंगवार को राजनीतिक हिंसा नहीं कह सकते, ये गैंगवार है।
बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम बदलापुर बना देंगे बंगाल को। ममता बनर्जी ने पहले ही बदलापुर बना रखा है। राजनीतिक द्वेष इतना है, कल ममता बनर्जी को बीजेपी वाले दुर्गा का अवतार बताते थे, आज क्या हुआ कि वो दुर्गा का अवतार इनका काल बन गई है। इनका दोनों का डीएनए एक है। ममता बनर्जी भी आरएसएस के गर्भ से पैदा हुई है और बीजेपी भी आरएसएस के गर्भ से पैदा हुए हैं। विजय वर्गीय जो वहां जाके संत बनते हैं, उनका बेटा क्या कहता है, दे दनादन, यानी कि अधिकारी को मारेंगे। यहाँ आप यहाँ देखिए ऐसे में किसानों के ऊपर आज मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। सीपीआई का किस तरह का योगदान रहेगा बंगाल को बचाने में? फिर आप कह रहे हैं ना कि गैंग वॉर चल रहा है, ऐसे में तो आपकी भी जवाबदेही बनती है, कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। सवाल ये उठता है, अरे भाई ममता ये चले जाएंगे, इसलिए सवाल पूछ लीजिए, आप जनता से दूर क्यों जा रहे हैं? बंगाल ने हमें नकार दिया था, हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। जिस नंदीग्राम पे अंदर ये क्रांति ला रहे थे किसानों के ऊपर, आज पूरे हिंदुस्तान की जमीन ये अपने मालिकों को पट्टे पर देना चाहते हैं, लीज पर देना चाहते हैं और उस पर चुनाव लड़ लेते हैं ना, उस पर चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आपने तमाम अहम पॉइंट्स यहाँ पर रेज किए हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमीर हैदर जैदी साहब, आपके पास समय सिर्फ इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये जो तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट, वाकई में पहला पॉइंट उन्होंने बताया है कि गैंग वॉर लग रहा है यहाँ पर टीएमसी वर्सेस बीजेपी का, और दूसरा उन्होंने एक अहम पॉइंट जो उठाया वो ये कि इस समय हमें चुनावी मुद्दों पर बात करना चाहिए था, बंगाल के आगे के विकास के बारे में बात करना चाहिए था, वहाँ की जो जनता है उन्हें जो तमाम तरह की परेशानियां पेश आ रही है उनके बारे में बात करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हम इस सियासी लहूलुहान होती हुई लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? तो देखिए, इसके पीछे कारण समझिए आप, ये तो जांच का भी विषय और मामले की तह तक जाना पड़ेगा कि किसको मिर्चें लग रही हैं और कौन असुरक्षित महसूस कर रहा है कि आप किसके किले में जाके सेंध लगाने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर तो समझना पड़ेगा, एक तरफ देखिए दोहरे मापदंड कितने खतरनाक हैं और कितना दुखद है ये बात कि आप एक तरफ जब दुहाई देते हैं लोकतंत्र की, वहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहुत आसान है, देखिए एक तरफ आप प्रधानमंत्री पे बात करते हैं कि अरे तानाशाही है, यहाँ पर इनकी सरकार फैसिस्ट, एक अंग्रेजी का शब्द है, बहुत मजे आते हैं लोगों को बोलने में, फैसिस्ट फोर्सेस है। यहाँ पर खुद अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। ये खूनी खेल जो चल रहा है, यहाँ पर जो बवाल चल रहा है, ये कम थमेगा। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि एक इतने अच्छे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तभी ये मामला थमेगा? ये तो समय रहते स्थिति को संभालना पड़ेगा। कितनी मौतें और होंगी, कितनी जान मान को नुकसान और होगा। देखिए, मुझे एक आम आदमी, हम लोगों के राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदर दुख होता है। उस आम आदमी का पूछिए आप, या उसके परिवारजनों पे क्या बीतती होगी। और नीरज जी, राज्यपाल ने कह दिया कोई मतलब नहीं है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ कह चुके हैं कि जहां पर सीएम अपने दायित्व को भूलेंगी वहां से मेरा रोल शुरू हो जाएगा। क्या रोल बनता है उनका, हर कोई देख रहा है, हर कोई समझ रहा है। क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ बंगाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में जवाबदेही तो फिर आपकी बनेगी ना, क्योंकि आपका राज्य है, आपकी सरकार है वहां पर। नीरज जी, अरे बिल्कुल जवाबदेही, बिल्कुल जवाबदेही बनेगी। पूरे देश में, अब पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार नहीं है वहां के राज्यपाल सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में हैं। जैसे कि महाराष्ट्र भी आपने देखा, ठीक, वहां पर सब लोग एक्टिव मोड में आते हैं क्योंकि राज्यपाल बैठकर वहां पर तुरंत विधान भवन के सामने धरना भी दे देते हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को जादवपुर में क्या हुआ था, जादवपुर विश्वविद्यालय में क्या हुआ था, आप घेराव कर रहे हैं। धीरज जी, राज्यपाल सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की जिस प्रदेश में हत्या हो जाए, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे पथराव हो जाए, वहां पे कार्यकर्ताओं सुरक्षित न हो, उसके बाद राज्यपाल चुपचाप बैठा रहे और आपको गुणगान करे। आप क्या उम्मीद करते हैं? ऊपर उंगली उठाता है तो कहीं ना कहीं आपका दोस्त तो है ना। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ भाई साहब। आज जो आप बोल रहे हैं ना, इस पर पीछे नहीं जाऊंगा, बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने विधायकों तक को नहीं पहचानती है, ठीक है। अपने विधायकों की हत्या कराकर, उदाहरण कहिए तो दे दूं, नाम लेकर अभी बोल दूं, मोहम्मदाबाद विधायक गाजीपुर उत्तर प्रदेश में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी। आप फिर उत्तर प्रदेश में चले गए, कभी बिहार चले जाते हैं। सीबीआई जांच में भाजपा की सरकार में सर बंगाल में क्या हो रहा है, आप उसका जवाब दीजिए ना। जनता पार्टी की, अरे राज्य आप बीजेपी को चलिए, ठीक है, बीजेपी को तो कटघरे में खड़ा कर ही रहे हैं, राज्यपाल को भी नहीं बख्श रहे।
बात देखिए, बात पश्चिम बंगाल की हो अगर रही है। राज्य सरकार से अगर क्यों प्रदेश नहीं- नहीं क्यों सम्मिलेगा नहीं तो जवाब राज्यपाल को तो फिर इंटरफेयर करना ही पड़ेगा ना। तो मैं तो पिछले 2 साल से चिल्ला रहा हूं, पिछले 6 साल से सत्ता में है, बार बार राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, तो इनको रोका कौन है? राज्यपाल इनका है, इनकी सरकार केंद्र में बैठी है, राष्ट्रपति इनका, रोका किसने है? तब करने देंगे। कौन रोक रहा है इनको? बेमतलब का बोल रहे हैं, छोटे बच्चे नहीं होते हैं, उनको बहुत मार देंगे, मार देंगे, आप लोग सुनते हैं? बवाला आप क्या आप लोग सुनते हैं इनके? चलिए, वो राज्य के हित के लिए होगा। एक अगर मुख्यमंत्री राष्ट्रपति शासन लगा दिया नीरज जाए। जी, नीरज जी, हाँ, आप अब लोकतंत्र सुन को लीजिए। मानते हैं? सर मैं अब बस सुन लीजिए, बस सीधे हाँ। सीधे सटीक कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप लोक- लोकतंत्र को लोक- मानते हैं? लोकतंत्र को क्यों मानते नहीं मानेंगे भाई? हैं? क्यों नहीं संविधान को मानेंगे मानते हैं? लोकतंत्र को? मानते ये हैं? बंगाल को बिल्कुल सर मानते हैं? मानते हैं ना? अरे क्यों नहीं मानेगा? चलिए हम ठीक है, ठीक तो है। क्या मैं जब इनकी तरह जब मोदी जी जब हूं क्या? 14 मैं तारीख मोदी जी को हूं क्या? कि मुख्य, चिल्लाने में अरे सर सुन मैं तो लीजिए, राष्ट्रभक्त हूं, सर सवाल राष्ट्रभक्त तो हूं। सुन लीजिए, फिर आप मोदी ये जी पे बताइए। चले गए, कभी योगी जी पर हिंदुस्तान चले सुन लीजिए, जाते हैं, कभी सुन यूपी लीजिए। चले जाते हैं, यह कभी बिहार सवाल- चले जाते हैं। यह सवाल किसी हिंदुस्तान अरे ठीक है, क्यों ठीक है, नहीं ठीक जाऊंगा है, भाई? ठीक क्यों है। नहीं तो जाऊंगा? सवाल पहले तो तुमको सुन ये लीजिए, बताया। जवाब क्या अरे देंगे फिर नीरज आप? जी, पहले इनकी सवाल सरकार नीरज जी, सरकार नीरज जी में सुनिए, आवाज़ क्या पूछा जा रहा है, आप क्या बता रहे हैं? हाँ, आप बोलिए। लोकतंत्र को मानते हैं, आप संविधान हाँ, को बोलिए। मानते हैं। 14 तारीख को बोलिए। मुख्य सचिव को और डीजीपी को तलब किया गया था, बोला गया था उनको कि आइए जरा अपनी रिपोर्ट के साथ आइएगा, फिर इनकार क्यों किया जा रहा है? अब इसके पीछे किसकी जवाबदेही बनती है? या तो आप लोकतंत्र को मानते नहीं है, और अगर मानते हैं तो इस तरह से फिर अवहेलना क्यों कर रहे हैं? दोहरा चरित्र नजर नहीं आ रहा क्या फिर आप लोगों का? और सबसे बड़ी बात है, लीजिए। कोविड की जांच टीम हाँ, आपके लीजिए। राज्य में पहुंचती है, वहां पर बाधा डाली जाती है। ठीक है, आप पहले जो आपसे सवाल पूछा गया जरा उसका जवाब दे दीजिए। अरे भाई साहब, हाँ जवाब दे दूं। जो सवाल जो है आमिर भाई ना, आप ऊपर सुन लेते हैं ना, उसी पे नहीं बोलना चाहिए। मैं अच्छा। बता दूं जवाब आपको। भाई साहब, कोविड देश में इंस्पेक्शन टीम किसानों पहुंची के हुई थी आंदोलन पश्चिम को बंगाल में। दिशाहीन करने के लिए इनके द्वारा किसके हित के लिए गई प्रोपेगेंडा थी? फैलाया गया। अरे मैं कह रहा हूँ, प्रोपेगेंडा अरे छोड़िए, जैसे ही आप लोगों को आप अगर इनकी बुलाया बात गया, करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक कैसे? है। आपको गृह मंत्री बुला रहा हूँ, आप कह रहे हम नहीं आएंगे? आप ये किस तरह का अरे अड़ियल लगता है रवैया है? ये किस तरह का अड़ियल गजब रवैया हाल है? है। आप लोग क्या एक गजब संवैधानिक हाल है। प्रक्रिया को भी नहीं मानते गजब हैं? हाल है। अगर गृह मंत्री आपको देखिए। बुलाना जा रहे हैं, आप लोगों को तलब किया गया है, तो कैसे? ठीक है ना, आप जो भी सच्चाई है उस हकीकत के साथ रिपोर्ट तैयार कीजिए और पहुंच जाइए, अरे बता भाई, दीजिए क्यों भाई ये तलब किया सच्चाई गया? है, क्यों तलब क्या किया समस्या गया? है? क्यों तलब किया गया? क्यों तलब किया गया? चलिए, क्यों ठीक है। तलब मंत्री को अधिकार नहीं है क्यों क्या? किया गया? पहले इस पे तो प्रकाश डालें। क्यों तलब गृह किया मंत्री गया? को अधिकार नहीं है क्या किसी राज्य क्यों के तलब मुख्य किया सचिव गया? और डीजीपी क्या को बुलाने के हिंदुस्तान लिए का इतनी बड़ी घटना के बाद भी? हिंदुस्तान का क्या मतलब कुछ मौतें पहले अरे खूनी महाराज, खेल और हो पहले जाए। तो यही आप स्पष्ट कर उसके दीजिए। बाद आप किस हाँ, मामले की किस सुनवाई किस जाए। बात का इंतजार कर रहे हैं? चलिए ठीक है, नीरज पहले जी ये जो तो सवाल बताइए। आपसे पूछा जा रहा है आप उसका जवाब तो दे ही नहीं रही है, इधर उधर आप- घूम फिर के बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा और आज हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल में मचे बवाल पर। जी हां, बंगाल में लगातार बवाल मचा हुआ है। जेपी नड्डा के काफिले पर हमला बोला गया है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक पर जाने से पहले मैंने नीरज राय से एक बहुत सीधा और एक सटीक सवाल पूछा था और उसी अंदाज में मैं उनसे जवाब भी चाहूंगी। अगर आप लोग लोकतंत्र को मानते हैं तो फिर 14 तारीख को डीजीपी की तरफ से, मुख्य सचिव की तरफ से मना क्यों कर दिया गया कि हम नहीं जाएंगे? ये किस तरह का अड़ियल रवैया है? जल्दी से सर, बहुत कम समय में अगर आप इस पर जवाब दे पाए नीरज जी, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए शिल्पा, इसे अड़ियल रवैया नहीं कहते हैं। अगर नेत्र नीति नियत आपकी सही है, भारतीय जनता पार्टी की सही है, इनके द्वारा जो लोग जाते हैं उनकी सही है, तो मैं लोकतांत्रिक तरीके से पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, और तैयार रहा हूं। और बंगाल को ये सिखाने नहीं जाएंगे कि बंगाल में लोग कितने अनियंत्रित हैं। बंगाल की जनता की समझदार है, वो देश की नियत जनता ठीक इनको है। जान ये रही है। बैरोमीटर कहाँ रखे हैं? कौन सा पैमाना है जो आप मान लेंगे कि नियत चेक कर लेगा? बताइए जरा, हम लोग जान जाएं। नियत कैसे चेक कर लेंगे आप बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, पैमाना सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ पैमाना हमारा, छीनिए मत हमसे। मैं बता रहा हूँ आपको। आप लोग ये बताइए, पिछले 4-5 सालों में कितनी बार बंगाल के बुनियादी समस्याओं पे बात किए हैं? बता दीजिए। अच्छा, तो आप हमला करेंगे? कितनी बार होता है? आप लोग तो हमला शुरू कर देंगे, कार्यकर्ताओं को, नेताओं के काफिले पे हमला शुरू कर देंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कमर अली जी, ये सवाल तो खैर वाजिब है, वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है। कितनी बार आपने वहां की समस्याओं को लेकर जिक्र किया है? हमेशा सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर हमले का जिक्र होता है और इस तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोगों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से सिंपैथी गेन होने की कोशिश होती है। और एक और सवाल आपसे कि बीजेपी यहाँ बंगाल में इतनी एग्रेसिव क्यों नजर आ रही है? और फिर वही होता है, आप कहते हैं ना, एक्शन का जितना जबरदस्त एक्शन होगा उतना ही जबरदस्त रिएक्शन भी होगा, और कुछ ऐसा ही सड़कों पर नजर आ रहा है। मैं बताऊं जी,
मैं बताऊं आपको क्यों कमर जी होता से है? सवाल पूछा है नीरज जी, मैं बता रहा रुकिए हूं। नीरज जी रुकिए, बंगाल में आप ही ममता बोलते रहेंगे तो दूसरों का पक्ष भाजपा कैसे वाले सुनेंगे? के नेता को बोलने बीजेपी का भी दीजिए। सारा पक्ष सुनिए। कमर जी आप बताइए भाई, आपसे सवाल है ठीक ये। है, ठीक है, राज्य में आपकी सरकार है, आप लोग सत्ता में है, लेकिन जरा बीजेपी के प्रवक्ता को भी थोड़ा सा मौका दे देंगे, वो भी जरा अपनी बात रख ले। बोलिए कमर जी। पूरा मौका है भाई, पूरा मौका है। आवाज मिल पा रही है कमर जी? लगता है संपर्क हमारा कट गया है, दोबारा जल्द से जल्द संपर्क साधने की उनसे कोशिश करेंगे। अखिलेश, आप ही से मेरा ये सीधा सवाल कि वहां पर जानबूझकर इस तरीके से एग्रेसिवनेस बीजेपी की तरफ से दिखाई जा रही है, फिर ये इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनाव है, ऐसे में पोलराइजेशन करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, और अगर हाँ तो किसको इसका सीधा फायदा? देखिए, बीजेपी के लिए करो या मरो का सवाल है पश्चिम बंगाल। 42 में से 18 सीटें लोकसभा में जीती हुई है, और अगर आप उसको विधानसभा में कन्वर्ट करेंगे तो 120 विधानसभा सीटें हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कत वहां पे ये है कि ममता बनर्जी के टक्कर का कोई लोकल लीडर नहीं है, इसीलिए तमाम बड़े नेताओं को वहां पे हस्तक्षेप करना पड़ा, चाहे वो जेबी नड्डा हो, चाहे किसी कैलाश विजयवर्गीय हो, और यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को जिनकी अच्छी छवि है उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ के भी ला रहे हैं। तो ये लड़ाई, ये जो पथराव है वो एकाएक नहीं है, कई वजहों से भारतीय जनता पार्टी का एग्रेशन दिख रहा है पश्चिम बंगाल में, और उसके काउंटर करने के लिए लगता है कि जिस तरह से जो विपिन जी कह रहे थे कि आगे आने वाला समय पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जिन राज्यों में हिंसक चुनाव हुए होंगे, शायद पश्चिम बंगाल का यह चुनाव, विधानसभा का चुनाव जो आगाज दिखाई दे रहा है, उससे यही लग रहा है कि सारे हिंसक चुनाव का रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल का चुनाव टूटने जा रहा है। ठीक है, ऐसे में विपिन शर्मा, एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अटैक हो रहा है, काउंटर अटैक हो रहा है, चाहे वो सड़कों पर हो, चाहे फिर टीवी डिबेट्स के अंदर हो, बहुत बड़ा सवाल, क्या बंगाल के अंदर सहिष्णुता नाम की कोई चीज बाकी बची है? हम किसी भी पार्टी की बात कर ले, क्योंकि बीजेपी भी दूध की धुली नहीं है, टीएमसी भी दूध की धुली नहीं है, यहाँ तक कि कहा जाए कोई भी राजनीतिक दल दूध का धुला होता ही नहीं है। ऐसे में आम जनता कहीं ना कहीं पिसती हुई नजर आती है, और राज्य के कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लग जाता है। कौन जिम्मेदार? देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है इस समय, और जब आपको सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आती है तो निश्चित बात है, स्वाभाविक है देखिए कि तिल मिलाना या आप जो अभी जो सामने संकेत दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, बार बार बोलते हैं, दूसरों को आईना दिखाते हैं, या समझना पड़ेगा विपक्ष की भूमिका बहुत अहमियत रखती है। तो आप विपक्ष को आप क्या खत्म करना चाहते हैं कि आपके राज्य में या यहाँ पर अगर कोई एक उम्मीदवार है या कोई आपको कांटे की टक्कर देने का दावा करता है, तो आप कैसे, वो ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो यहाँ पर जो एक संविधान के तहत जो होना चाहिए उसमें आप कैसे बाधा डाल सकते हैं? मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि कोविड इंस्पेक्शन टीम जब वहां गई थी, वहां पर भी इनके राज्यसभा के जो सांसद है उन्होंने क्या बोला था कि पॉलिटिकल टूरिज्म चल रही है, एडवेंचर। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कोरोना काल का समय था, लॉकडाउन का समय था, वहां पर दायित्व बनता था कि केंद्र ने जब अपनी टीम भेजी वहां पर ये जायजा लेने के लिए कि वहां पर स्थिति क्या है कोरोना को लेकर, और क्या क्या वहां राहत पहुंचानी है, तो वहां पर भी देखिए। लेकिन यहां पर यह समझना पड़ेगा कि स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है यहाँ पर, और खूनी खेल ये थमने का नाम नहीं ले रहा। तो ये आप कुछ समझते हैं कि अब जो लोग बात करते थे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, देखिए हिंदुस्तान की छवि क्या हो रही है, तो अब क्या पश्चिम बंगाल में जो खूनी खेल हो रहा है उससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अपने देश की छवि खराब नहीं होगी, या पश्चिम बंगाल की छवि खराब नहीं होगी? कितनी पवित्र ये राज्य है, यहाँ की भूमि है, रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ जी, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एसपी मुखर्जी। इंसान क्या करेगा? क्या करेगा इंसान? क्यों नहीं आएगा? माँ माटी मानुष की जब आप बात करते हैं, समझना पड़ेगा। मानुष और माँ की जब आप बात करते हैं, वहां पर बता दूं, अब सुन लीजिए, मैं बता दूं, सुनिए, हाँ सुनिए, मैं बता दूं आपको, सुन लीजिए, यह बताएं ना, एक भी योजना बताएं ना, एक भी ऐसी योजना बता दे जो बंगाल से बेहतर किसी अपने प्रदेश में चला रहे हो। एक योजना में 10 योजना गिनाऊंगा, एक योजना बताएं जिस पे, इस पे लोग नहीं बात करते हैं। बात किस पे करेंगे कि ममता बनर्जी तानाशाही, ममता बनर्जी। अच्छा नीरज जी, किसान सम्मान निधि आप ले लेते थे, बीजेपी प्रवक्ता जवाब नहीं दे रहे थे, वो तो हमसे उनका कनेक्शन टूट गया था, वो अभी पैच हुए हैं वापस से। ये विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल उठा रहे थे, आप उनके ऊपर कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं इस तरह से?
चलिए ठीक है, कमर जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कमर जी, आपसे मैंने हम सवाल कमर पूछा भाई, था हाँ। कि बीजेपी तो इतने मैं- एग्रेसिव नहीं, कोई मोड क्यों में यहाँ खाएगा? पश्चिम बंगाल के अंदर नजर क्यों आ रही है? क्या इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 3 से 18 पर आपने जंप किया, अब कोशिश है कि थोड़ा सा और जोर लगाया जाए, किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक, करो मरो लड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस जीत सत्ता हासिल की करनी है, सत्ता हासिल करनी है। क्या इसी रास्ते पर बीजेपी जाते हुए, क्या इसी वजह से बीजेपी इतने एग्रेसिव मोड में? कमर जी, टाटा जैसी कंपनी को हटना पड़ा, आपने देखा बहुत से ऐसे आंदोलन हैं जो उन्होंने किए हैं। क्या वो लोकतंत्र में उनको करना चाहिए था? पश्चिम बंगाल के लोगों को रोजगार छीना था, आपको मालूम होगा, आपको भी रोजगार छीना था उन्होंने। उस आवाम के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं, जिनका रोजगार उन्होंने छीना था, उस आवाम को खुशहाल हम देखना चाहते हैं। देखिए, वो हिंदुस्तान का हिस्सा तो है पश्चिम बंगाल। ममता जी क्या दर्शाती है कि बांग्लादेश का टुकड़ा है क्या? वो क्या साबित करना चाहती है, ये आप हमें बताइए। जब हम कहते हैं कि हम बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये तो सबका अपना हक है। जब हमारा अपना हक है तो हम जाके बात करेंगे, हम जाके बात करेंगे, हम काम करेंगे। हमारी पार्टी काम कर रही है आवाम के लिए। अरे नीरज जी, योजना हो, सुन लीजिए पहले। प्रधानमंत्री नीरज आवास जी, योजना हो, सहिष्णुता वहां पर कितनी बची है आप लोगों के अंदर? वो तो आप इसकी चाहे बारीकी यहीं पर दिखा जनधन रहे योजना हैं। हो, सर सुन तो लीजिए, उन आवामों तक- पूरा पूरा मौका उन विपक्ष को आवामों भी तक- मिलना चाहिए ना। आप वहां पर सत्ता में है तो जरा विपक्ष को क्या बिल्कुल आप खामोशी कर देंगे? शिल्पी जी, मुझे लगता है ये जो आदमी बैठे हैं, मैं अरे यहाँ हम देख कहाँ नहीं पा रहा कर रहे हूँ, हैं? हम देश से बड़े हैं, इनको तमीज नाम की कोई चीज नहीं। बड़े हैं। मुझे लगता है इनको तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। टीएमसी को एक चीज समझाई गई है कि बदतमीजी करो टीवी चैनलों पे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे तो उनके ऊपर बदतमीजी करो, उनके ऊपर हमला करो। आपसे बड़ा बदतमीज कौन है महाराज? ये बताइए, आपसे बड़ा बदतमीज सर प्लीज डिबेट को डाइवर्ट मत कीजिए। सर प्लीज, आप दोनों से ही मेरी दरख्वास्त है, आप दोनों से ही दरख्वास्त है। सर यहाँ पर बंगाल की बात हो रही है, बंगाल की जनता के हितों के बारे में बात हो रही है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बयानबाजी प्लीज इस प्लेटफॉर्म पर नहीं, मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकती इस बात को लेकर। प्लीज आप दोनों ही अपने अपने शब्दों पर जरा गौर कीजिए, किस तरह की भाषा आप इस्तेमाल करें उस पर गौर कीजिए। आप नेशनल टेलीविजन पर इस समय बैठे हैं। नीरज जी आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बंगाल के अंदर बाकी के जितने भी बाहर से लोग आते हैं उन्हें बाहरी कह के उनको संबोधित किया जाता है। क्या बंगाल हिंदुस्तान के अंदर नहीं है तो बाहरी कह के संबोधित क्यों किया जाता है? फिर इस वजह से फिर टीएमसी इतनी बौखला क्यों जाती है जब भी किसी बाहरी का प्रवेश होता है? क्या उन्हें अधिकार नहीं है? क्या लोकतंत्र ने उनको उतना ही सेम अधिकार नहीं दिया है? अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, आप वो बाहरी, ये बंगाल वर्सेस बाहरी का फिर ये एजेंडा सेट क्यों किया जेपी जाता नड्डा है? को लेकर अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, किसी के लिए भी हो। बाहरी शब्द से मुझे मतलब समझा दीजिए। अरे महाराज चुप कराएंगे। देखिए शिल्पा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, इस आदमी ने पूरी डिबेट खराब करी है। पुरानी इसके घटनाओं पास पे भी सब्जेक्ट नहीं है, इस शख्स के पास सिर्फ बदतमीजी के अलावा चैनल से आपके बैठ के कुछ ही आदमी नहीं कर रहा है। देखिए भाई साहब, थोड़ा सा तमीज आप सभी मेहमानों से प्लीज बहुत दरख्वास्त है, जिससे सवाल पूछा जाए प्लीज अगर वो जवाब दे सके। ऐसे चर्चा में कुछ समझ में नहीं आता। बैठ के घबराए आप रहे हैं ना? शख्स को ये बताना चाहिए नहीं, घबराए आप रहे हैं। उपलब्धि क्या है, समझ रहे हैं ना? राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला बोला, आपकी हताशा दिखाई भारतीय दे रही जनता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला बोला। आपकी हताशा आपकी बातों में नजर आ रही है। इनके मुख्यमंत्री को आपकी सुरक्षा देने की हताशा कोशिश आपकी करी। बातों में नजर आ रही है, जो डिबेट आप करना चाह रहे हैं। देखिए, आप जो बदतमीजी कर रहे हैं चैनल पे बैठ के, हताशा स्पष्ट नजर आ रही है, इसके लिए निश्चिंत रहे। मुझे लगता है दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी होगी, क्योंकि मैं तो काफी कोशिश कर रही हूँ। आप लोग प्लीज पर्सनल टाइप पर मत आइए। बिल्कुल वाजिब नहीं है। कमर जी और नीरज जी, आप दोनों से मेरी ये दरख्वास्त है, प्लीज सर। जनता आपको देख रही है, आपसे जनता जवाब चाहती है, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहती। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला हुआ, आप बताइए कि हम लोग कितना सबर करके बैठे हुए। ये हमला इन्हें किया है, बदतमीजी करेंगे बैठ के। देखिए इन्होंने हमला किया है हमारे राष्ट्रीय अखिलेश जी, ये तो हाल है बंगाल हमला किया का। है। सत्ता पार्टी को देख लीजिए या फिर विपक्ष में बैठी बीजेपी को देख लीजिए। नहीं बिल्कुल, ये जो माहौल है, मुद्दों में बात नहीं हो रही, मुद्दों पर बात नहीं हो। वही जो अब इसके पहले आमिर हैदर जी ने कहा कि भाई ये दोनों लोग आपस में ऐसा लगता है कि कॉकस बना लिए, मुद्दों पे बात न करो, रोजगार पे बात न करो। तृणमूल कांग्रेस किन वादों में करके आई थी 10 साल के शासन के बाद, उसने क्या किया? केंद्र में भाजपा की सरकार रही है, 2 बार बनी है, उसने प्रदेश को क्या किया? बूथ पे कोई चर्चा नहीं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने पथराव फेंका, उन्होंने उसको गाली दी, उन्होंने ये कहा है, और अपनी अपनी राग अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं लोग।
यही हताशा ऐसे में विपिन रही जी, है कि क्या आप जीत लोग इतनी महत्वपूर्ण काम हो की जाती बात है, कर ही नहीं सकते। जीत हार इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप राज्य का भूल जाते हैं, राज्य की जनता के बारे में भूल जाते हैं। बस आपको किसी भी हाल में अपनी जीत वहां पर दर्ज करवानी होती है, चाहे उसके लिए किसी का भी बलिदान क्यों ना देना पड़े। देखिए इस चर्चा का और सबसे पहले तो अपने संस्कारों का, अपने उसूलों का बलिदान यहाँ पर दिया जाता इस है। चर्चा का सबसे अहम सवाल यही है कि आप जब चुनावी मैदान में उतरते हैं, जो भी राजनीतिक दल उतरते हैं, बड़े बड़े नेता उतरते हैं, वायदे करे जाते हैं, संकल्प पत्र दिखाए जाते हैं, तो वहां पर जो है एक दूसरे पे लांछन लगाने में समय जाहिर कर देते हैं। यहां पर मुद्दा होता है लोगों का अपेक्षा क्या है। एक आम आदमी के दृष्टिकोण से देखिए और समझिए, वो विकास चाहते हैं और उनको जब वादे करे जाते हैं, जो भी विकास के कार्य अधूरे रह गए उनको हम पूरा करेंगे अगर आप हमारे को मौका देते हैं, सत्ता में बिठाते हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पर और खासतौर पर पश्चिम बंगाल की बात करें, यहां पर तो देखिए बवाल मचा हुआ है। और यहां पर मैं ये समझ रहा हूं कि मतलब ये सोचने में आज दुख होता है कि देखिए कि हर तरफ ये बातचीत चल रही है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, और अभी ये थमने का कोई नाम नहीं ले रहा, कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पर। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर राज्यपाल, मैं एक बात बोलूंगा, राज्यपाल अगर ऐसी बात बोलते हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर कि अगर वो संवैधानिक राह से भटकेंगी तो मेरा दायित्व बढ़ जाएगा, तो देखिए कोई ना कोई तो वजह होगी जब आपके राज्य का राज्यपाल ऐसी बात को बोलने पे मजबूर हो जाता है। तो यहां पर समझना पड़ेगा कि मामला जो है यहां स्थिति बद से बदतर हो रही है, और यहां पर अब कम से कम जितना समय जो गवा चुके हैं वो अलग बात है, जो जान मान को नुकसान हो चुका है, लेकिन अब कम से कम स्थिति को काबू में लाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप लोगों का हाल भी फिर कांग्रेस की तरह हो जाए, जिस तरह से कांग्रेस अपने सामने तमाम परिस्थितियां होने के बावजूद आंखें बंद करके बैठी रहती थी, उसके बाद देश की जनता ने कांग्रेस का क्या हश्र किया है वो आज सबके सामने है। कहीं आप भी उस रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप सीधे सीधे पल्ला झाड़ लेंगे कि देखिए जी हमारे यहाँ तो सब कुछ एकदम फिट है, फाइन है, परफेक्ट है, तो ऐसे में धरातल पर जो असलियत है उसे नहीं देखेंगे तो वो तो बद से बदतर होती जाएगी और उसका नतीजा फिर आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए शिल्पा, अगर हम हकीकत को नहीं देखते तो आपको एहसास नहीं होता कि एक देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सभी लोग एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं। और इस पे जब हो रहा है, जब से धनखड़ जी बने हैं, बोलने दीजिए ना, जब से धनखड़ जी बने हैं तब से वहां पे लाइन ऑर्डर पे अंगुली उठा रहे हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार नहीं होती है उन्हीं प्रदेशों में राज्यपाल इतना एक्टिव क्यों होते हैं। और रही बात कांग्रेस के रास्ते पे जाने की, तो कांग्रेस तो आज पूरा समा गई है भाजपा में। नहीं है ये लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है। बहुत देखिए ये लोकतंत्र के लिए जाहिर सी बात है भाई साहब, देखिए जाहिर सी बात है, हमें जो जमीनी हकीकत दिख रही है हम उस पर बात कर रहे हैं। लड़का दिया जाता है, क्या उसको आप सरे से खारिज कर सकते हैं? जो ये जान मान को नुकसान पहुंचा है, जो खूनी खेल चल रहा है, हम तो उस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, आपके विचार जानना चाहते हैं। और बंगाल राजनीति से हमें मतलब नहीं है। नीरज जी, हम हर किसी को पूछते हैं, पत्रकार है, हम लोग हर किसी को सवाल जवाब पूछते हैं। बंगाल में ऐसा पहली दफा तो हुआ नहीं है, बंगाल का तो बल्कि ये ट्रेंड कहा जाता है। इसी वजह से तो हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार राजनीतिक हिंसा का ये खेल यहाँ पर कब तक खेला जाता रहेगा, महज जीत और हार के नाम पे। अरे भाई मैं तो वही बार बार आपसे बोल रहा हूँ, कमर भाई कई डिबेट साथ में किए हैं, पहली बार हताशा का परिचय दे रहे हैं, हमारे पे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन ये बताइए, अगर वहाँ पे सरकार बंगाल की गलत बोलने भी नहीं देते हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला भी करवाते हैं, आप भाजपा कार्यकर्ताओं कमर भाई उठा देते हैं, फांसी में लटका देते हैं। यार मेरे भाई नीरज जी, आप क्या करना चाहते हैं लोकतंत्र में? आप ये बताइए, लोकतंत्र में आप क्या करना चाहते हैं? ये बताइए, अगस्त 18 में हमला करवाओगे आप? मैं बता रहा हूँ, गोली मरवा दोगे? मैं बता रहा हूँ, जनता मैं क्यों करवाऊँ भाई, मैं क्यों करवाऊँ? यार ये तो मैं क्यों क्या हो रहा है करवाऊँ? पश्चिम बंगाल में? लीजिए, हाँ आपको क्या हो रहा है सब नहीं अखिलेश जी, जनता पार्टी जवाब दूं। बंगाल के अंदर लोकतंत्र कम और इस समय तो पत्थर तंत्र ज्यादा नजर आ रहा है। सवाल ही उठाएंगे और जिन लोगों की जिम्मेदारी वहां पर बनती है वो लोग बयानबाजी देने में जुटे हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे में बंगाल की जनता फिर किससे उम्मीद लगाए, सत्ताधारी पार्टी से या फिर विपक्ष में बैठी बीजेपी से? क्योंकि वो किसकी तरफ उम्मीद लगाकर देखे, फिर किस पर विश्वास करें? ये जो सारी बातें उठ रही सवाल, उसमें सवाल जरूर है। नीरज राय जी एक बात जरूर कह रहे थे, लेकिन ये भी देखना होगा कई राज्यों के राज्यपाल निष्पक्ष होने के बजाय अपने कार्यालय को पार्टी दफ्तर की तरह चलाते रहे हैं, सवाल उठते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उसकी आड़ में कभी किसी ने किया हो, आप बड़ी घटनाओं को ओवरलुक तो नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। इतनी बड़ी हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल में, सैकड़ों अब तक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है,
खुलेआम आपने देखा सड़कों पे, इसको आप इसलिए जस्टिफाई थोड़ी कर देंगे कि क्योंकि राज्यपाल भाजपा के हैं इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर कानून व्यवस्था पे सवाल उठा दिया। उठते रहे हैं, कहीं कहीं बात हुई है, उनकी बात भी थोड़ी सही है, लेकिन उसका आड़ लेकर के आप खुला नंगा नाच तो नहीं कर सकते पूरे पश्चिम बंगाल में। उसका जवाब दें तो आपको बनती है ना। और अब केंद्र सरकार को भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। नीरज जी आप हमें जवाब मत दीजिए, आप जरा जनता को जवाब दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, मुझे वाइंड अप भी करना है जल्दी से। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि जनता आपको देख रही है, आप लोगों पर विश्वास अगर वो कर रही है तो कब आखिरकार ये खेल खत्म होगा वहां पर, कब राजनीतिक हिंसा का दौर वहां पर खत्म होगा? बस जनता ये आपसे जानना चाहती है और हम भी। जनता जब कितना समय दे रही है हमको बोलने के लिए? सर जल्दी से बोलिए। सारा समय तो आती है, जितनी सारा समय तो आती ले जितनी वहां पर हम लोगों का अरे क्या कमर भैया कमर जी बोलिए। कमर भैया शिल्पा जी बताइए। कमर भैया ठीक है कमर जी आपको भी पूरा मौका मिला था, आपको भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिला था। आपने क्या मौका आपको याद होगा, सुनिए आपने बोलने का क्या मौका दिया? कमर जी आपको पूरा समय दिया गया था। जरा ठीक है, फाइनल कमेंट ले लूं मैं, रोज गोली मारी जा रही है। शिल्पा पूरे देश क्या बात आप नहीं रख सकती है? लोकतंत्र में क्या ये वाजिब नहीं है? अरे कमर भाई आपने कमर भाई सुन लीजिए, बिल्कुल वाजिब है। हम तभी ये सवाल उठा रहे हैं, हमें ना टीएमसी से मतलब है ना हमको बीजेपी से मतलब है, हमें मतलब है वहाँ जो जनता है जो देख रही है। हमको जवाब देने दीजिए। ठीक है, लोकतंत्र वहाँ पर खतरे में आ रहा है। ठीक है भाई, एक एक करके। ठीक है नीरज जी फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। क्या पश्चिम बंगाल के लिए शर्म की? नीरज जी आपके पास 10 सेकंड का समय है, फाइनल कमेंट दे दीजिए जल्दी से। मैं तो वही फाइनल कमेंट दे रहा हूँ। जो भी चीजें वहां पर की जा रही है, भाजपा जो है भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपेगेंडा फैला रही है पूरे प्रदेश के, पूरे देश में। हर एक प्रदेश में रोज कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन इनको अपने प्रदेश की बजाय दूसरे के प्रदेशों में जिनको प्रवेश करना होता है वहां पर किसी पे भी टैग मार दे रहे हैं। सब समय होता तो मैं जितना ये गिना रहे हैं सबको मैं क्रमशः बता देता। ठीक है, आपका समय खत्म हुआ। ठीक है कमर जी आपका फाइनल कमेंट। आपका फाइनल कमेंट। वो तो कह रहे हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये सारा ड्रामा आप लोगों का रचा हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर अध्यक्ष हुआ है, हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ है, अध्यक्ष जी पे हुआ, कार्यकर्ताओं पे हुआ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिन में गोली मार दी जाती है, फांसी पे लटका दिया जाता है। हमारे कार्यकर्ताओं के लगातार हत्याएं हो रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला हुआ है। लोकतंत्र के लिए मुनासिब है क्या? लोकतंत्र के लिए क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है? कमर जी राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है क्या बंगाल में? गवर्नर साहब ने बिल्कुल कहा है, देखिए उन्होंने वाजिब तरीके से बात को रखा है। गवर्नर साहब ने उन्होंने कहा जो मुझे रिपोर्ट अपनी देना थी मैंने केंद्र को अपनी रिपोर्ट दे दी है। और उन्होंने कहा था, मैंने मुख्य सचिव को बुला के मैंने खुद किया था कि देखो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, आप कानून व्यवस्था बनाइएगा। उन्होंने डीजीपी से कहा, अब डीजीपी अवगत होने के बाद अगर कार्रवाई ना करें, अगर उस चीज को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काफिला अगर निकल रहा है, परमिशन लेके निकल रहा है, कानून व्यवस्था अगर नहीं संभाल पाए तो उनको ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा खुद दे देना चाहिए। ठीक है विपिन जी, टीएमसी को सुन लिया आपने, बीजेपी को सुन लिया आपने, क्या लगता है आपको? क्योंकि समाधान तो कुछ निकलता हुआ नजर आ नहीं रहा है। देखिए जनता जनार्दन है, ये पब्लिक सब जानती है और समय आने पर ये सुपड़े साफ करना भी जानती है और सत्ता पे बिठाना भी जानती है। तो अगर ये खूनी खेल पश्चिम बंगाल में थमता नहीं है, ये तूफान थमेगा नहीं, तो जनता सही समय पे सबक सिखा देगी। अखिलेश जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए जो आगाज है राजनीति में और पश्चिम बंगाल में जो ट्रेंड चल पड़ा है और दोनों पार्टियां एकदम मानने को तैयार नहीं है, वो यही दिखा रहा है कि चुनाव सबसे खतरनाक होने वाला है कम से कम पश्चिम बंगाल में, वो लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल, और यही सवाल सबसे बड़ा इस समय बना हुआ है, सबके जहन में यही चिंता। चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने समय निकाला, इस चर्चा में आप लोग शामिल हुए। ऐसे में बंगाल में ये जो बवाल इस समय मचा हुआ है, विधानसभा चुनाव सर पर है, जाहिर सी बात है टीएमसी हो, बीजेपी हो, कोई भी अन्य राजनीतिक दल हो, अपनी अपनी पुरजोर कोशिशों के साथ मैदान में उतरेंगे। लेकिन जरा बंगाल की जनता के बारे में तो सोचिए, ये जो राजनीतिक हिंसा के चक्कर में आम जनता पिसती जाती है उसके बारे में तो सोचिए, क्योंकि इस समय बात होनी चाहिए थी चुनावी मुद्दों पर, जनता को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, नेताओं पर हमले हो रहे हैं, उनके काफिले पर हमले हो रहे हैं। यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से महज अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिशें नजर आ रही है और इसीलिए ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है।
लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है और इसका फैसला भी पब्लिक के हाथ छोड़ देते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।